मौजूद है हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिले के लोहारू विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ एक खास शख्सियत खास बातचीत में है। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और इसके साथ साथ लोहारू विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव 2024 में टिकट के प्रबल दावेदार हुड्डा परिवार के बेहद करीबी हैं। बड़े ही खास नेताओं में, युवा नेताओं में इनकी गिनती की जाती है। नरेंद्र राज गागड़वास हमारे साथ खास बातचीत में है। जिला अध्यक्ष बना दिए गए हैं, उनको जिम्मेवारी दे दी गई है, तो आगे का संगठन कब तक जो है तैयार कर लिया जाएगा? जो विरोधी पार्टियों के लोग कहते थे कि कांग्रेस अपना संगठन नहीं खड़ा कर पा रही है, वो एक उन विरोधियों के मुंह के ऊपर बड़ा तमाचा है कि कांग्रेस ने अपना संगठन खड़ा करना शुरू कर दिया है। सीएलपी का लीडर का ही फैसला होने वाला है। ब्लॉक प्रधान, हल्का प्रधान, सारी प्रदेश की कार्यकारिणी जो है 2025 के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश का कांग्रेस का संगठन खड़ा होकर तैयार हो जाएगा। जिन नए जिला अध्यक्षों को जिम्मेवारी दी गई है उनमें भी कहा जा रहा है कि ज़्यादातर नेता जो है, ज़्यादातर जिला अध्यक्ष जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी लोगों को जिम्मेवारी। मुझे लगता है कि आज इन जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष बने हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी एक नेता के जिलाध्यक्ष बने हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस वालों ने झूठा हवा बना रखा है। जहां कांग्रेस की सरकार आती है, पिछले दिनों कर्नाटक में आपकी सरकार आई थी, वहां क्या वोट चोरी नहीं हुई? अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो क्यों नहीं मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार कह दें कि ये झूठ है? क्यों नहीं चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले और जो सबूत राहुल गांधी जी ने उनको दिखाए हैं, क्यों उन सबूतों को नकारा करें कि ये सबूत झूठे हैं? अभी तो ये सिर्फ अंगड़ाई है, लड़ाई तो अभी बाकी है। अभी आने वाले समय में आप देखोगे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो वोट चोरी हुई है उसका भी मीडिया के सामने, देश की जनता के सामने जल्द ही खुलासा होने वाला है। पूरे देश का मीडिया ये बता रहा था कांग्रेस की 70 सीटें हैं। पूरे देश के एग्जिट पोल ये दिखा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में स्पष्ट बहुमत से है। पूरे ज्योतिषी, पूरे पंडित, पूरे एनालिसिस, हर व्यक्ति ये दिखा रहा था कि कांग्रेस की हरियाणा में सरकार है। तो ऐसी कौन सी आफत आ गई एकदम से एक दिन पहले कि कांग्रेस की सरकार नहीं आई? कांग्रेस को लेकर ये चर्चा चलती है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने 15 से 20 गलत टिकटें वितरण की, जिसके चलते कांग्रेस की बनी बनाई सरकार हाथ से 90 सीटों में 70 से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे थे जिनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस था, वो इतनी हवा में आ गए कि तुम्हें फलाने की क्या जरूरत है, तुम्हें उसकी क्या जरूरत है, तू तो 30,000 से जीत रहा है, तू 40,000 से जीत रहा है। इस सरकार में अपराधी बेवकूफ़ हैं, सरकार अपराधियों से डरी हुई है, ऐसा लगता है मुझे। तो कहीं ना कहीं आज हरियाणा प्रदेश में सरकार नहीं चल रही। हरियाणा प्रदेश में तो आज कपिल शर्मा का शो चल रहा है। आज सैनी साहब सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो स्टेज पे खड़े तो हंसने लग जाते हैं, चुटकुले सुनाने लग जाते हैं। मीडिया के सामने आते हैं तो हंसने लग जाते हैं, चुटकुले सुनाते हैं। अरे भैया आप प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हो। आज मुझे बता दो, एक भी वायदा इस सरकार ने पूरा किया था? आज उन बातों का जिक्र नहीं है। आज जब चुनाव आता तो जिक्र करेंगे बात पाकिस्तान का, हिंदू मुसलमान का, मंदिर और मस्जिद का। तो आज ये बीजेपी केवल झूठ की राजनीति करती है। जितने अपराध करते हैं, जितने भ्रष्टाचार करते हैं, उन सब को भारत माता की जय और कहीं ना कहीं तिरंगा यात्रा निकालकर ढक दिया जाता है। क्या उम्मीद है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर सीएलपी के रूप में हरियाणा विधानसभा में दौड़ते हुए देखे जाएंगे? क्या कांग्रेस अब गुटबाजी से ऊपर निकल चुकी है? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनीत सिंधु के साथ मौजूद है हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिले के लोहारू विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ एक खास शख्सियत खास बातचीत में है। हरियाणा प्रदेश की सत्ता को लेकर, विपक्ष को लेकर, कांग्रेस को लेकर, बीजेपी को लेकर और तमाम राजनीतिक हालातों को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ एक बार फिर काफी दिनों के बाद हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और इसके साथ साथ लोहारू विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव 2024 में टिकट के प्रबल दावेदार, जिनका नाम बिल्कुल अंतिम समय तक दौड़ में चल रहा था। हालांकि टिकट नहीं मिल पाई, टिकट दूसरे नेता को मिली, वो अलग बात है। और इसी के साथ आपको बता दें कि पूर्व जिला पार्षद भी रह चुके और कांग्रेस के जो है युवा नेता भी हैं। हुड्डा परिवार की बात करें तो हुड्डा परिवार के बेहद करीबी हैं। बड़े ही खास नेताओं में, युवा नेताओं में इनकी गिनती की जाती है। नरेंद्र राज गागड़वास हमारे साथ खास बातचीत में है। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हरियाणा न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, हाथ जोड़कर राम राम। सबसे पहले तो कांग्रेस को लेकर बातचीत करेंगे। जिला अध्यक्ष बना दिए गए हैं, उनको जिम्मेवारी दे दी गई है, तो आगे का संगठन कब तक जो है तैयार कर लिया जाएगा? क्योंकि जिला अध्यक्ष से नीचे अब हल्का अध्यक्ष, तमाम जो है अलग अलग जो छोटे पद बच गए, उन पे भी संगठन खड़ा करना जरूरी है, तभी कांग्रेस मजबूत हो पाएगी। जी देखिए, जो जिला अध्यक्ष नए बने हैं, कांग्रेस पार्टी ने बनाए हैं, सबसे पहले तो उन सबको बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का संगठन जो आया है जिला अध्यक्ष का, जो विपक्ष के लोग, जो विरोधी पार्टियों के लोग कहते थे कि कांग्रेस अपना संगठन नहीं खड़ा कर पा रही है, वो एक उन विरोधियों के मुंह के ऊपर बड़ा तमाचा है कि कांग्रेस ने अपना संगठन खड़ा करना शुरू कर दिया है। आने वाले समय में आप देखेंगे हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी मिलेगा, सीएलपी का लीडर का ही फैसला होने वाला है। ब्लॉक प्रधान,
हल्का प्रधान, सारी प्रदेश की कार्यकारिणी जो है 2025 के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश का कांग्रेस का संगठन खड़ा होकर तैयार हो जाएगा। यानी कि 2025 खत्म होने में अभी लगभग 3-4 महीने बाकी हैं, तो इन 3-4 महीनों के अंदर कांग्रेस पूर्ण रूप से उसी पिछले रूप में, उसी जोश में आ जाएगी। जी, इन 3-4 महीनों के अंदर अंदर हरियाणा कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से खड़ा हो जाएगा और कांग्रेस जमकर जो है बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों के ऊपर आम जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ने का काम करेगी। क्या कांग्रेस अब गुटबाजी से ऊपर निकल चुकी है? देखिए, कांग्रेस गुटबाजी के अंदर मुझे लगता नहीं कि फिलहाल कांग्रेस में कोई गुटबाजी है। हालांकि विरोधी लोग कहते रहते हैं, उनका एक अपना काम है। पार्टी में छोटी मोटी मतभेद हर पार्टी में होते हैं। बीजेपी में भी कभी ना कभी अनिल विज जी कुछ बोलते हैं, वीरेंद्र सिंह जी, राव इंद्रजीत जी कुछ बोलते हैं, कभी राव नरवीर जी कुछ बोलते हैं। तो सबके अंदर छोटा मोटा मतभेद कहीं ना कहीं, जब इतना बड़ा परिवार हो जाता है उसमें छोटे मोटे मतभेद होते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी में भी छोटे मोटे मतभेद हैं, लेकिन गुटबाजी कहीं नहीं है। और जब से अब राहुल गांधी जी ने इस कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से खड़े करने का काम शुरू किया है, उसमें मुझे लगता है कि आज कांग्रेस के अंदर कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। सारे नेता मिलजुल कर जनता की लड़ाई को सड़कों पर लड़ने का काम करेंगे। जी, मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि इस बार जो जिला अध्यक्ष बनाए गए, लगभग 10 सालों के बाद हरियाणा कांग्रेस के अंदर नया संगठन खड़ा हुआ। जिन नए जिला अध्यक्षों को जिम्मेवारी दी गई है, उनमें भी कहा जा रहा है कि ज़्यादातर नेता जो है, ज़्यादातर जिला अध्यक्ष जो है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी लोगों को जिम्मेवारी दी गई। देखिए, कहीं ना कहीं हुड्डा साहब के पूरे हरियाणा क्षेत्र में देखेंगे आप, तो मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक बहुत बड़े मजबूत नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और उनके पीछे पूरी पार्टी की लॉबी खड़ी है। आज हरियाणा प्रदेश में हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। उसके अंदर बहुत से इशू हैं, बहुत से कारण हैं, जिनमें कहीं ना कहीं एक वोट चोरी का कारण भी रहा है, जिसका राहुल गांधी ने पर्दाफाश किया पूरे देश के सामने, वो भी शामिल है। लेकिन जितने जिलाध्यक्ष बने हैं, मुझे लगता है कि आज उन जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष बने हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी एक नेता के जिलाध्यक्ष बने हैं। वो अलग बात है कि वो हुड्डा समर्थित ज़्यादा हैं, क्योंकि उनकी आस्था कहीं ना कहीं, हर आदमी का कोई ना कोई नेता होता है, तो वो हुड्डा साहब में विश्वास करते हैं, वो उनकी अपनी सोच है। जी, आपने कहा वोट चोरी, ये मामला बड़ा सुर्खियों में, बड़ा चर्चा में है। बीजेपी के लोग कहते हैं क्योंकि सत्ता में है और उन्हीं के खिलाफ आप ये कैंपेन चला रहे हैं कि बीजेपी वोट चोरी करके सरकार बना रही है, सत्ता में आ रही है। तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस वालों ने झूठा हवा बना रखा है। जहां कांग्रेस की सरकार आती है, पिछले दिनों कर्नाटक में आपकी सरकार आई थी, वहां क्या वोट चोरी नहीं हुई? हिमाचल में क्या वोट चोरी नहीं हुई? जहां बीजेपी जीतती है वहीं पर वोट चोरी क्यों होती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो खुलासा किया है, राहुल गांधी जी ने जो पूरे देश के सामने खुलासा किया है, पूरी देश की मीडिया के सामने किया है, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो क्यों नहीं मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार कह दें कि ये झूठ है? क्यों नहीं चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले, और जो सबूत राहुल गांधी जी ने उनको दिखाए हैं, क्यों उन सबूतों को नकारा करें कि ये सबूत झूठे हैं? देखिए, जब देश के सामने ये बात आ चुकी है कि इन्होंने वोट चोरी की है, बाकायदा एक एक वोट का सबूत राहुल गांधी जी ने देश के सामने दिखाया है। अगर बीजेपी सही है, अगर प्रधानमंत्री जी सही है, अगर वोट चोरी नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं उनको जनता के सामने आकर इस बात का जवाब देना चाहिए। आज उनके अंदर हिम्मत नहीं है इस बात की कि उस बात का जवाब दे दें। आज वो डरे डरे घूम रहे हैं, और वो तो अभी तो बाकी है। अभी तो ये सिर्फ अंगड़ाई है, लड़ाई तो अभी बाकी है। अभी आने वाले समय में आप देखोगे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो वोट चोरी हुई है, उसका भी मीडिया के सामने, देश की जनता के सामने जल्द ही खुलासा होने वाला है। हरियाणा प्रदेश के अंदर वोट चोरी की जहाँ तक बात आती है, तो इससे संबंधित एक मामला है, वो मामला है उचाना हलके का। आपको भी संज्ञान में होगा। कहते हैं कि उसमें हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। जिन वोटों को रद्द किया गया था, उसको लेकर रिकाउंटिंग की प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या रिकाउंटिंग में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है? 32 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुई थी, बीजेपी का विधायक बना था, तो क्या वो 32 वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस के पलड़े में जा सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है और मुझे उम्मीद भी है, और मुझे ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति को इस बात की उम्मीद है। पीछे भी आपने देखा होगा, एक सरपंच का इलेक्शन का हाई कोर्ट ने दोबारा से काउंटिंग करवाई थी, और उसमें जो सरपंच पहले विनिंग घोषित कर रखा था, उसको हार का मुंह देखना पड़ा, और जो सरपंच कोर्ट में गया था उसको जीत मिली है। तो मुझे लगता है ये मामला भी वैसे ही होने वाला है। आने वाले समय में शायद 11 या 12 तारीख है उसकी सुनवाई की, उचाना वाले मामले की। मुझे लगता है कि उसमें कांग्रेस उम्मीदवार 100% जीतेंगे, और इस मशीन का फिर पर्दाफाश हो जाएगा कि वाकई में मशीन में चोरी है, गड़बड़ है। यानी कि ऐतिहासिक फैसला आपकी नज़रों में हो सकता है ये आने वाले दिनों में? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐतिहासिक फैसला है। और पीछे जो सरपंच का मामला आया है, वो भी ऐतिहासिक ही है कि लोग मानते थे, ये बीजेपी वाले लोग कहते हैं कि मशीनों में गड़बड़ नहीं हो सकती, तो गड़बड़ नहीं हो सकती तो वो सरपंच कैसे जीत गया आप दोबारा? और गड़बड़ नहीं हो सकती तो इस सीट का जो रिजल्ट आएगा उचाना का, और अगर मान लो यहाँ से कांग्रेस जीत जाती है, तो इसका मतलब आप ये मान के चलो कि ये गड़बड़ एक सीट में नहीं, हरियाणा की 15 से 20 सीटों के अंदर गड़बड़ हुई है। और कांग्रेस की सरकार, आप एक बात देखो, पूरे देश का मीडिया ये बता रहा था कि कांग्रेस की 70 सीटें हैं,
पूरे देश के एग्जिट पोल ये दिखा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में स्पष्ट बहुमत से है। पूरे ज्योतिषी, पूरे पंडित, पूरे एनालिसिस, हर व्यक्ति ये दिखा रहा था कि कांग्रेस की हरियाणा में सरकार है। तो ऐसी कौन सी आफत आ गई एकदम से एक दिन पहले कि कांग्रेस की सरकार नहीं आई और बीजेपी की सरकार आई। बीजेपी के मुख्यमंत्री तक को इस बात का यकीन नहीं था कि हरियाणा में तुम्हारी सरकार आ जाएगी। सारे मंत्री, सारे एमएलए बीजेपी के सारे डरे बैठे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया था, आपने सुना हो, कि आप चिंता मत रहो, हमने सारी सेटिंग कर रखी है, फैसला हमारे हक में आएगा, सरकार हमारी बनेगी। और वही बात सच साबित हुई। बीजेपी की सरकार आने में कहीं ना कहीं मशीन का भी योगदान है, ये सच्चाई है। नरेंद्र जी, आपने कहा कि 15 से 20 सीटों पर हरियाणा में बीजेपी ने गड़बड़ की है। अब कांग्रेस को लेकर यह चर्चा चलती है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने 15 से 20 गलत टिकटें वितरण की, जिसके चलते कांग्रेस की बनी बनाई सरकार हाथ से चली। देखिए, कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी में 90 की 90 टिकटें ठीक नहीं बैठती हैं। कहीं ना कहीं छोटी मोटी टिकटें, कोई किसी नेता की सिफारिश से, कोई ऊपर की सिफारिश से टिकट ले आता है। कई टिकटें, 7-8 टिकटें, 10 टिकटें तो ऐसे ही कांग्रेस में जो ऊपर से आई हैं, जिनका ये नहीं पता कि ये टिकटें दी किसने है। ऐसे हालात हैं और हर पार्टी में कहीं ना कहीं छोटी मोटी टिकटों में दिक्कत हो जाती है। अभय चौटाला की बात करें, जेजेपी के लोगों की बात करें, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, अजय चौटाला, वो लगातार आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं और भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी के लिए काम किया, जिसके चलते बनी बनाई सरकार उन्होंने खो दी। देखिए, आरोप लगते हैं लगातार। आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन उसको साबित करना बड़ा मुश्किल काम होता है। भूपेंद्र हुड्डा जी बीजेपी से क्यों मिलेंगे? पहला कारण तो ये है, जिस आदमी को ये पता हो कि कहीं ना कहीं आप हरियाणा प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, वो बीजेपी से सेटिंग क्यों करेगा? ऐसा कोई व्यक्ति है धरती के ऊपर जिसको ये पता हो कि आप सीएम बनोगे और वो व्यक्ति बीजेपी से सेटिंग करेगा? क्यों करेगा? कॉमन सेंस की बात है। रही बात आरोप लगाने की, जेजेपी की, इनर लोग की, जो आरोप लगाते हैं, जेजेपी आरोप लगा रही है, तो जेजेपी का चेहरा किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने तो 5 साल बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाई है। जो लोग ये कहते थे कि हम मर सकते हैं लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, और जैसे ही 10 सीटें आई, जेजेपी ने सबसे पहले बीजेपी के साथ गठबंधन किया। तो ये कहने में करने में बड़ा फ़र्क है। हुड्डा साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ी। और रही बात, कहीं ना कहीं जब कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाता है तो उसको हीरो बना देते हैं, और जब हार जाता है तो उसके अंदर कमी निकालना एक स्वाभाविक सी बात है। बात करें अब कांग्रेस की, कांग्रेस को लेकर 2-3 चीजें जो है लगातार राजनीतिक गलियारों में चलती रहती हैं। और पिछले चुनाव की बात करें जो हाल ही में 2024 में विधानसभा चुनाव हुए, उसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कई जरूरी बातें हैं। पहली बात कि टिकट वितरण में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ज़्यादा चली और उनके ज़्यादातर जो है प्रत्याशी जो उन्होंने रिकमेंड किए उनको टिकटें मिली। दूसरी बात, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिन प्रत्याशियों को रिकमेंड किया उनमें से 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जो उन्होंने ऐसे ही बट्टे खाते में डाल दी। तीसरी बात ये कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन नेताओं को नहीं मनाने के लिए पहुंचे जो अपनी टिकट कटने के कारण नाराज थे और उन्होंने बागी होकर या तो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ा या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा। वहां पर भी जो है मानते कि यह भी बड़ा कारण है कांग्रेस की हार का। तो इन 3 बिंदुओं को लेकर, 3 पॉइंट को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, इन तीनों पॉइंटों का जवाब प्रिंस जी मैं आपको देता हूँ। सबसे बड़ा जो कारण है, आप ये बात कहना कि आप हुड्डा साहब के साथ जोड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता इस बात में कोई सच्चाई है। हुड्डा साहब की जो भी टिकटें बटी हैं, उनके नाम से जो टिकटें मिली हैं, मैं ये मानता हूं कि जिन व्यक्तियों को टिकट मिली थी, जो कैंडिडेट कांग्रेस के थे, हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने लगभग 90 सीटें बांटी हैं। उन 90 सीटों में 70 से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे थे जिनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस था, वो इतनी हवा में आ गए कि तुम्हें फलाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें उसकी क्या ज़रूरत है, तू तो 30,000 से जीत रहा है, तू 40,000 से जीत रहा है। तो उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस था, कहीं ना कहीं उसका मार उन्होंने खाई है, उसका नुकसान हुआ है। दूसरा जो कह रहे कि जो निर्दलीय कैंडिडेट खड़े थे उनको हुड्डा साहब ने बैठाया नहीं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता चैनल के ऊपर, लेकिन हुड्डा साहब ने बाकायदा 4-5 लोगों के नाम मुझे ऐसे ध्यान में हैं जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे। उनसे हुड्डा साहब ने खुद फ़ोन करके ये पूछा था कि आपके एरिया में ये कैंडिडेट खड़ा है निर्दलीय, और ये अगर आपको नुकसान कर रहा है तो हम इसको बैठा देते हैं। तो उन व्यक्तियों ने ये जवाब दिया कि हमें इसका नुकसान नहीं है, हमें जिसका फायदा हो रहा है, हमारे वोट नहीं काट रहा है, ये बीजेपी के वोट काट रहे हैं। तो उसमें हुड्डा साहब की गलती कहाँ हो गई? यानी कि प्रत्याशियों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये कहा कि इससे हमें कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं। और प्रत्याशियों ने कहीं ना कहीं जो दूसरे उनके बराबर के प्रत्याशी थे, एक हल्के में मान लो 3-4 कैंडिडेट होते हैं जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं, जो टिकट के दावेदार होते हैं, टिकट एक को ही मिलती है, लेकिन जो बाकी 2-3 कैंडिडेट रहते हैं, उन प्रत्याशियों ने उन प्रत्याशियों को मनाने का काम भी नहीं किया।
ये हालात प्रत्याशियों के थे, तो इसमें हुड्डा साहब की गलती क्या है? खुद कैंडिडेट गलती करेंगे तो इसमें पार्टी क्या करेगी? क्या उम्मीद है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर सीएलपी के रूप में हरियाणा विधानसभा में दहाड़ते हुए देखे जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि हुड्डा साहब सीनियर नेता है, पार्टी के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी के विपक्ष के नेता रहे हैं। आज ज़्यादातर विधायकों का समर्थन भी उनको हासिल है, हरियाणा प्रदेश की जनता का भी आशीर्वाद उनके साथ है। तो मुझे लगता है कि उनको सीएलपी बनाना चाहिए और वो बनेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और वो कहीं ना कहीं विपक्ष के मुद्दे जो है, जो हरियाणा सरकार जो आज जो कारनामे कर रही है, आज हरियाणा सरकार की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। हरियाणा सरकार के अंदर आज हरियाणा कभी नंबर 1 कहलाता था हर मामले में, आज वो हरियाणा अपराध में नंबर 1, आज वो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। आज आए दिन आप अपराधों की संख्या देखो, पीछे विधानसभा सत्र चल रहा था, विधानसभा सत्र के अंदर सरकार के आंकड़े बता रहा हूँ मैं, मेरे आंकड़े नहीं बता रहा आपको, सरकार ने आंकड़े पेश किए हैं कि पिछले 7 महीने में हरियाणा के अंदर लगभग 600 के ज़्यादा हत्या हुई हैं, लगभग 2300 के आसपास अपहरण हुए हैं। अगर महिलाओं की बात करो तो महिलाओं के अंदर लगभग 650, 750 और 700 के बीच में महिलाओं से बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। लगभग 2000 महिलाओं का अपहरण किया गया है। अगर छोटे बच्चों की बात करो तो कम से कम भी 1100 मामले पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुए हैं। ये हरियाणा सरकार के आंकड़े बताते हैं, और ये आंकड़े को छोटे आंकड़े नहीं है। अगर पूरे देश के अंदर भी इतने आंकड़े आए तो वो भी चिंता का विषय है। जब हरियाणा प्रदेश जैसे छोटे से राज्य के अंदर इतने खतरनाक आंकड़े हैं तो मतलब हरियाणा को पूरे अपराध स्थली बना दिया गया है। पूरे देश में हरियाणा को आज अपराध में गिना जाता है। चाहे मनीषा का मामला हो जो बहुत ही उजागर हुआ था, आज तक पुलिस उनको नहीं पकड़ पाई है। थोड़े दिनों पहले भिवानी कोर्ट के अंदर 1 हफ्ते पहले एक गोलियां चलाई गई हैं, एक व्यक्ति को अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई हैं। सबसे सुरक्षित अगर कोई चीज़ है वो न्यायालय है। लोग न्याय की उम्मीद लेकर न्यायालय में जाते हैं, लेकिन वहाँ गोलियां मिलते हैं। ये इस सरकार का हाल है। इस सरकार में अपराधी बेवकूफ़ हैं, सरकार अपराधियों से डरी हुई है, ऐसा लगता है मुझे। तो कहीं ना कहीं आज हरियाणा प्रदेश में सरकार नहीं चल रही। हरियाणा प्रदेश में तो आज कपिल शर्मा का शो चल रहा है। खट्टर साहब सीएम थे, लेकिन मुझे लगता है आज भी सीएम वही हैं। आज सैनी साहब सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो स्टेज पे खड़े थे तो हंसने लग जाते हैं, चुटकुले सुनाने लग जाते हैं। मीडिया के सामने आते हैं तो हंसने लग जाते हैं, चुटकुले सुनाते हैं। अरे भैया, आप प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हो, आपके अंदर बड़ी जिम्मेदारी है, लोग बड़ी उम्मीद से आपकी तरफ देख रहे हैं और आप चुटकुले सुनाने में व्यस्त हैं, आप हंसने में, मजाक करने में व्यस्त हैं। क्या ऐसा कोई सीएम देखा है किसी ने? तो ये हरियाणा प्रदेश आज कहीं ना कहीं बर्बादी के कगार के ऊपर है। और पूरा हरियाणा प्रदेश, मुझे नहीं लगता आज हरियाणा प्रदेश के अंदर न तो आदमी सुरक्षित है, न महिलाएं सुरक्षित हैं, न बच्चे सुरक्षित हैं, स्कूल में मास्टर सुरक्षित नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, हालांकि पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है। और रही बात आपकी, तो पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। आप जैसे पत्रकारों के ऊपर मैंने देखा है पिछले दिनों बिना बात के मुकदमे दर्ज कर दिए। मतलब अगर पत्रकार भी अगर जायज़ बात उठाता है, देश की जनता की, प्रदेश की जनता की कोई जायज़ बात को वो उठाता है, उसका फर्ज है उठाना, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। तो सरकार कहाँ है? सरकार नहीं है, तानाशाहों की सरकार। आज मुझे लगता है कि इस सरकार को थोड़ी बहुत सीख लेनी चाहिए। जी, बात की जाए बीजेपी की, 2014 में जब बीजेपी पहली बार सत्ता में आती है, उस समय बीजेपी के नेता कहते थे 2029 तक हम सत्ता पर काबिज रहेंगे। अब 2024 का चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के नेता कहते हैं 2047 तक हम सत्ता में रहेंगे, हमें कोई नहीं हिला सकता है। आपका क्या कहना है? देखिए, एक झूठ की एक सीमा होती है, मर्यादा होती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी झूठ की जो सीमाएं हैं उनको लांघ रहे हैं। जब से 2014 में एक बात देखो, 2014 में जो उन्होंने नारे दिए थे, आज बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रधानमंत्री ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। क्यों आप जनता के जवाब नहीं देना चाहते? क्योंकि जो वायदे 2014 में आपने किए थे, एक भी वायदा आपने पूरा नहीं किया। मोटे मोटे वायदे आपको मैं बताता हूँ। 100 दिन में विदेशों से काला धन लाने की बात कही थी, बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही थी, मेट्रो सिटी बनाने की बात कही थी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, किसानों की आमदनी दोगुना की जाएगी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाएगी, वो कही थी, गंगा की सफाई की जाएगी। आज मुझे बता दो, एक भी वायदा इस सरकार ने पूरा किया? तो आज उन बातों का जिक्र नहीं है। आज जब चुनाव आता तो जिक्र करेंगे भारत पाकिस्तान का, हिंदू मुसलमान का, मंदिर और मस्जिद का। तो आज ये बीजेपी केवल झूठ की राजनीति करती है। जितने अपराध करते हैं, जितने भ्रष्टाचार करते हैं, उन सब को भारत माता की जय और कहीं ना कहीं तिरंगा यात्रा निकालकर ढक दिया जाता है। जी नरेंद्र जी, क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर या फिर पूरे भारतवर्ष में मध्यवर्ती चुनाव भी हो सकते हैं? क्योंकि ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। बीजेपी ने पिछले दिनों एक देश एक चुनाव बिल पास करवाया है, तो उस लिहाज से माना जा रहा है कि 2027 तक मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं, पूरे भारतवर्ष में एक साथ चुनाव करवाया जा सकता है। आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता नहीं कि ये गद्दी छोड़ने वाले हैं जानबूझकर। जो गद्दी तो इनसे जनता छुड़वाएगी। बिहार में चुनाव है,
उसको लेके हरियाणा ही नहीं पूरे भारतवर्ष के लोगों की नज़रें गड़ी हुई हैं कि बिहार में क्या होगा, क्योंकि अक्सर जो क्षेत्रीय दल है उनका दबदबा वहाँ देखने को मिलता है, चाहे नीतीश हों या फिर जो दूसरे बड़े नेता हैं उनका दबदबा अक्सर देखने को मिलता है। इस बार क्या मान के चलें, किसका दबदबा देखने को मिलेगा आपकी तरफ से माने तो? एक तरीके से क्या भविष्यवाणी हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र राज गागड़वास बिहार चुनाव को लेकर करने जा रहे हैं? देखिए, बिहार चुनाव जो होगा उसके ऊपर देश की नज़र है। बिहार में भी इन्होंने वोटों की चोरी करने की शुरुआत की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने उसको पकड़कर कहीं ना कहीं उस मुद्दे को बड़े ज़ोर शोर से उठाया है। और बिहार में जो यात्रा कर रहे हैं राहुल जी और तेजस्वी यादव मिलके, उस यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। और उसमें एक बात बड़ा क्लियर सी है कि बिहार में इनको मार खानी पड़ेगी बीजेपी को। अब बिहार में इनका एक ही हथकंडा है, जब भी कोई चुनाव आता है तो ये विकास के नाम पर वोट नहीं मांगते, ये इस बात के नाम पर वोट नहीं मांगते हमने ये काम किया है, ये वोट मांगते हैं कभी तो। अब पहलगाम में पीछे एक हमला हुआ था, आपको ध्यान होगा। पहलगाम में आतंकी कहाँ से आए? जब देश की सुरक्षा एजेंसी आपके पास है, देश की सेना आपके पास है, देश की फौज आपके पास है, सरकार आपकी है, तो विदेशी आतंकवादी हमारे देश की सीमा के अंदर घुसे कैसे? कोई ये बात पूछने वाला इनसे? और पहलगाम में जो आतंकी आए थे, आज तक उन आतंकियों का कहीं कोई सुराग नहीं है, आज तक वो नहीं पकड़े गए। तो सरकार क्या कर रही है इसका मतलब? लेकिन अब ये या तो फौजियों के नाम से वोट मांगेंगे, सिंदूर नाम से ऑपरेशन ले आएंगे, उसके नाम से वोट मांगेंगे। अब बिहार में नया हथकंडा अपना दिया, मेरी माता को गाली दे दी। प्रधानमंत्री का एक वीडियो है, उसमें वो रो रहे हैं कि मेरी माँ को गाली दे दी। अरे भाई, एक वीडियो दिखा दो आप राहुल गांधी जी का जिसमें वो आपकी माँ को गाली दे रहे हैं, एक भी वीडियो नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री का एक इतना बड़ा रुतबा होता है, उसका ये काम थोड़ी हो कि आप वीडियो बना के रो के वीडियो दिखाओगे। अगर देश का शासक इतना कमज़ोर होगा तो जनता कहाँ जाएगी? तो बिहार में अब ये हथकंडा अपना रहे कि मेरी माँ को गाली दे दी, इनका और कोई हथकंडा नहीं है। लेकिन जनता, इनके जो ये नौटंकीबाज हैं, ड्रामेबाज हैं, ये जहाँ जाते हैं वहीं वो ड्रामा करते हैं। अब इनके ड्रामे फेल होने का टाइम शुरू हो गया और बिहार में आप देख लेना, कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव मिलकर सरकार बनाएंगे। जी नरेंद्र जी, चलते चलते हरियाणा कांग्रेस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आने वाले समय में किस तरीके से हरियाणा कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने वाली है? क्या कुछ जो है कार्यक्रम, क्या कुछ रूपरेखा हरियाणा कांग्रेस की भविष्य के लिए रहने वाली? देखिए, हरियाणा कांग्रेस के अंदर जल्द ही आपको 1-2 महीने के अंदर अंदर पूरा कांग्रेस का संगठन खड़ा हो जाएगा। और संगठन खड़ा होने के बाद कांग्रेस हर शहर, हर गांव, हर गली में जाएगी। और जो बीजेपी ये कारनामे कर रही है, आज जिस प्रदेश को इस बीजेपी ने अपराध के अंदर धकेल दिया, जिस प्रदेश को बेरोजगारी में धकेल दिया, जिस प्रदेश को अपराध भ्रष्टाचार में धकेल दिया, आज हमारे जो युवा बच्चे हैं उनको केवल डी ग्रुप की नौकरियों तक सीमित कर दिया गया है। पीछे 97 लॉ अधिकारी लगाए थे हरियाणा सरकार ने, उसमें से 24 अधिकारी जो लगे थे वो तो IAS, IPS या नेताओं के रिश्तेदार थे, कुछ उसमें से बाहर के थे। तो मतलब कहते हैं कि बिना पर्ची और खर्चे की सरकार है। जो छोटी नौकरियां हैं हमारे बच्चों को सिर्फ वो दी जाती हैं, चौकीदार तक और सर्वेंट तक। बाकी जो बड़ी नौकरियां सारी पैसे से दी जाती हैं या फिर बाहर के लोगों को दी जाती हैं। तो कांग्रेस पार्टी इन बातों का खुलासा जनता के बीच में जाकर करेगी और जोरदार तरीके से विपक्ष बनकर दिखाएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं ये सरकार निकम्मी है, नकारा सरकार है। सरकार नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। हरियाणा में तो कपिल शर्मा का शो चल रहा है, सरकार नहीं चल रही। तो आने वाले समय में कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी और मुझे लगता है कि इस सरकार को कहीं ना कहीं चलता करने का काम करेंगे। जी नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे साथ बातचीत की। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नरेंद्र राज गागड़वास खास बातचीत में बने हुए थे। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं, युवा नेता भी हैं, हुड्डा फैमिली के बेहद करीबी हैं। भूपेंद्र दीपेंद्र हुड्डा के खास नेताओं में इनकी गिनती होती है और इसके साथ ही पूर्व में जिला पार्षद भी रह चुके हैं और लोहारू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार भी रह चुके हैं। तो इनसे तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत की, विशेष रूप से हरियाणा प्रदेश की राजनीति को लेकर, हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो घमासान मचा हुआ था या फिर हरियाणा कांग्रेस को लेकर जो सवाल उठते रहे हैं हरियाणा की राजनीति में, उन तमाम सवालों को लेकर इनसे बातचीत की और इन्होंने भी अपनी राय बेबाकी से रखी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इनकी प्रतिक्रिया को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सभी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।